तो आज की ये जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं, तो अपने पेन और कॉपी लेकर के बैठे हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इंटीग्रेशन होता क्या है, क्योंकि लास्ट क्लास में हम डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं। अब अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इसकी अगर हम डेफिनीशन देखें तो हम इसको किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पर हो जाएगी इसकी, है ना। जो इंटीग्रेशन है इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हमें ये याद रखना है कि जो डिफरेंशिएशन है उसका ये रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। अब रिवर्स प्रोसेस कैसे है ये, तो हम इसको वन बाय वन सीखेंगे, अच्छे से देखेंगे कि रिवर्स प्रोसेस कैसे, एग्जांपल्स के थ्रू भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। अब अगर ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, हमने सीख लिया कि ये रिवर्स प्रोसेस होती है। अब हमें यहाँ पर देखना है इसकी एनालॉजी। तो एनालॉजी की अगर हम बात करें तो डिफरेंशिएशन जब हम करते थे तो डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में हम लोग जैसे निकालते थे रेट ऑफ चेंज। तो जो डिफरेंशिएशन है वो हमें क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। ये हमें पता चलता है डिफरेंशिएशन कर ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अब इंटीग्रेशन हमें क्या देगा, जैसे डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट करके हम क्या निकालते थे, रेट ऑफ चेंज, ऐसे ही इंटीग्रेशन जो है वो हमें क्या बताएगा, तो इंटीग्रेशन हमें बताएगा टोटल मीन्स क्या होगा इसका मतलब, जैसे कि हम अगर एक एग्जांपल के तौर पे देखें, कोई एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये चल रहा है ना, ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है टाइम के साथ, टाइम जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है इसकी डिस्टेंस जो है टाइम के साथ में अलग अलग डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा है। तो डिस्टेंस यहाँ पर चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम के साथ जो डिस्टेंस चेंज होती है उसे हम स्पीड कहते हैं। तो स्पीड क्या हो सकती है हमारी, तो स्पीड होती है हमारी रेट ऑफ चेंज, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ही तो होता है स्पीड मीन्स। तो अगर हमें स्पीड निकालनी है तो हमको क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, और डिफरेंशिएशन करके हमको स्पीड का पता चलता है। अब बात आती है कि स्पीड डिफरेंशिएशन करके पता चल रही है, इंटीग्रेशन हमें क्या देगा, तो इंटीग्रेशन हमें देगा टोटल डिस्टेंस। जैसे कि इस पूरे रास्ते में अगर ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी तक जा रहा है तो उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है, टोटल डिस्टेंस, है ना। देखिए डिफरेंशिएशन आपको बताता है कि कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस, है ना, मतलब रेट ऑफ चेंज आपको पता चलता है डिफरेंशिएशन से। इंटीग्रेशन आपको बताता है कि टोटल कितना कवर हुआ, शुरू जहाँ से हुआ, इनिशियल स्टेज जो थी वहाँ से फाइनल पहुँचने तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ये आपको इंटीग्रेशन से पता चलेगा। और हर सेकंड्स के बाद या पर सेकंड कितना डिस्टेंस कवर हुआ, ये आपको डिफरेंशिएशन से पता चलेगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन आपको क्या बताता है, टोटल बताता है, टोटल, है ना। और ये डिफरेंशिएशन आपको रेट बताता है कि किस रेट से वो डिस्टेंस कवर हो रही है। तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर एनालॉजी की हम बात करें तो डिफरेंशिएशन अगर स्पीड है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो है वो डिस्टेंस होता है, मतलब टोटल डिस्टेंस बताता है हमें, है ना। तो ये एनालॉजी हमने यहाँ पे देखी। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन करके हमको टोटल का पता चलता है, सम का पता चलता है। तो अगर हमें कभी भी, है ना, किसी चीज़ को सम अप करना होगा, तो टोटल करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, है ना, सम करने के लिए या टोटल करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में जब भी हमें कहीं पर बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी है जो कॉन्टीन्यूअस है ना, तो उसको सम अप करना है तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, डायरेक्ट हमारे पास में सम होकर के आ जाएगा। देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप और इसके फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले कि डिफरेंशिएशन जब हम करते थे तो उसके कुछ फॉर्मूले थे, ऐसे ही इंटीग्रेशन के भी कुछ फॉर्मूले हैं। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि हम 10th क्लास में आपने एक देखा होगा, इस तरह का हम सिंबल यूज़ करते थे। इस सिंबल को हम बोलते हैं सिग्मा, है ना, या फिर इसको हम कहते हैं समेशन,
तो समेशन क्या होता है, जो हम यूज़ करते थे 10th क्लास में सम करने के लिए, जो आपने मैथ्स के चैप्टर्स पढ़े होंगे बेटा, मीन मोड मीडियन वाले, तो उसमें जब भी हमें सम करना होता था तो सम करने के लिए हम सिग्मा का यूज़ करते थे। सपोज़ हमें सिग्मा एक्स करना है, तो सिग्मा एक्स का मतलब क्या है, एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ हैं सबको ऐड करना है। सपोज़ एक्स की जो वैल्यू है आपके सामने है ना, कहीं पे कभी एक्स की वैल्यू 1 है, कभी 3 है, कभी 5 है, कभी 7 है, और अगर आपसे बोला जाए इन सारी वैल्यूज़ का समीशन फाइंड आउट करना है, तो समीशन एक्स कितना हो जाएगा, इन सभी वैल्यूज़ को आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 16, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी समीशन एक्स की। अब इसी समीशन एक्स में अगर हम लिमिट पुट कर दें, लिमिट क्या पुट करनी है हमको, जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन में भी पुट की थी ये लिमिट, LIM लिमिट डेल्टा एक्स, या जो एक्स है ओनली एक्स बिलोंग्स टू 0। अगर एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है ना, एक्स की जो वैल्यू है बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, और उनको अगर हमको सम अप करना है समेशन में, तो फिर उनको सम अप करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको समेशन के साइन को हटा करके ये वाला साइन लगा देते हैं, और ये जो साइन आपको दिख रहा है इस साइन को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन का साइन है ये, तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है ना। तो इंटीग्रेशन को जब भी हम करेंगे तो ये वाला सिंबल हमको यूज़ करना है, और साथ में जिस भी फंक्शन को हमको ऐड करना है, जिसकी वैल्यूज़ हमें ऐड करनी है, वो फंक्शन हम यहाँ पर लिखेंगे, और ये फंक्शन x का है तो ये x की सारी वैल्यूज़ को हमको ऐड करना होगा, तो x पर डिपेंड करती होंगी सारी वैल्यूज़, तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ऐसा होता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि समेशन का जो काम है सम करने का, वही काम हमारे इंटीग्रेशन का है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में, समेशन जो है वो हम नॉर्मल जब नंबर्स को ऐड करते हैं तो हम समेशन कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन कब करना है हमको, जब कंटिन्यूस है ना नंबर्स को ऐड करना हो, या कभी भी हमें किसी ग्राफ में टोटल एरिया निकालना हो तो हम समेशन कर इंटीग्रेशन करते हैं, या हमें कभी टोटल वर्क फाइंड आउट करना हो तो हम इंटीग्रेशन करते हैं फिजिक्स में। तो ये इंटीग्रेशन के यूज़ हैं। करना कैसे है, प्रोसेस अभी हम सीखेंगे, फॉर्मूले हम सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ये कम्प्लीटली क्लियर हो जाना चाहिए कि इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग क्या है, किसी भी चीज़ को समेशन करना या टोटल फाइंड आउट करना। तो टोटल फाइंड आउट करने के लिए, सम करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। दूसरा, इंटीग्रेशन क्या आपको बताता है, टोटल चीज़ें बताता है, जो भी उस क्वांटिटी का प्लस करने के बाद टोटल नंबर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, फार्मूले हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, क्योंकि आप इंटीग्रेशन जो है मैंने आपको बताया कि ये रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, तो अब ये रिवर्स प्रोसेस कैसे है वो हम सीखेंगे, और इसके जो बेसिक फार्मूले हैं वो हम यहाँ देखेंगे। तो मैं एक तरफ आपके पास में यहाँ पर एक तरफ लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन, यहाँ पर एक तरफ हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, एंड ऑन अदर साइड हम लोग यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेशन। तो इससे क्या होगा कि आपके डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे वह भी सब क्लियर होते चलेंगे, और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी हम देख लेंगे। तो होगा ये कि जैसा आपको मैंने बताया कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, तो डिफरेंशिएशन के साथ आप उसको कनेक्ट कर करके सीख पाएंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला, जैसे हम डिफरेंशिएशन में देखते थे कि जब भी y = x⁴n होता है, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास में आता था, जो भी पावर होती थी उस पावर को हम आगे कर देते थे और एक पावर उसमें से हम माइनस कर देते थे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, अगर कभी भी y = x⁴n लिखा हुआ है और अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको हम ये वाला सिंबल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और x⁴n यहाँ लिखेंगे dx। तो यहाँ इंटीग्रेशन के टाइम पर हमें ध्यान रखना है जो भी पावर होगी उस पावर को हम प्लस करेंगे 1 से, है ना, और वही जो +1 वाली पावर है उसी को हम लोग अपॉन में भी लिखेंगे, और साथ में यहाँ पर हम लिखते हैं +c। अभी +c क्यों लिखा जाता है, ये हर इंटीग्रेशन में करेंगे हम लोग, है ना। +c जो होता है ये एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ आपको, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं, है ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब इसका आपको जो यूज़ है वो भी अभी समझ में आएगा जब हम आगे इससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें आप ये क्लियर हो पाएगा। अगला फार्मूला देखते हैं हम, नेक्स्ट फार्मूला, अगर हम y = हम यहाँ पर देखते हैं कांस्टेंट, अगर कहीं पे y = कांस्टेंट लिखा होता था तो उसका जो डिफरेंशिएशन हमने देखा है लास्ट वीडियोज़ में वो होता था 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर y = कांस्टेंट है c, तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा कांस्टेंट और साथ में dx। तो यहाँ इंटीग्रेशन करते टाइम जो कांस्टेंट होता है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं हम, और जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस कांस्टेंट को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे x से,
ये क्यों होता है, कहाँ से आता है ये x? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको मैं अगर आपको समझाऊँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, c कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट को लिखा रहने दीजिए, x की पावर में यहाँ पर 0 लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि x की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको। और अगर मैंने इसको इस तरह से लिखा तो देखिए क्या होगा, x की जो पावर है 0, अब यहाँ कांस्टेंट को तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, उसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, x टू द पावर 0, 0 पावर में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं अगर पावर वाला, तो क्या होगा, x की पावर 0 + 1 और अपॉन में भी 0 + 1, तो आंसर क्या आएगा c, और x टू दी पावर क्या हो जाएगा 1/1। तो इस तरीके से हम कह देते हैं कि जब भी हमें कांस्टेंट लिखा हो कहीं पे और dx लिखा हो तो उसका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x। अगर यहाँ पर dz लिखा होता तो यहाँ पर कितना आ जाता z, अगर यहाँ dt लिखा होता तो यहाँ कितना आ जाता t, है ना, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई कर देना है आपको, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ था हमारा dx, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा x, है ना। तो ये अब हम यहाँ से हटा देते हैं, आपको यहाँ पर समझ में आया कि कांस्टेंट अगर है तो कांस्टेंट का यहाँ पर 0 नहीं होता है, डिफरेंशिएशन में 0 होता था। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर कहीं पे हमारे पास लिखा होता है e⁻x, है ना, और इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना, तो e⁻x अगर लिखा हुआ है y की जगह तो इसका डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता था, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अगर e⁻x लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन जब हम करेंगे e⁻x का तो आंसर हमारा e⁻x ही आएगा, प्लस में कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट आएगा c, तो यहाँ पर ये जो c है ये हमारा क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, ये हर बार आएगा, है ना, हर बार हम इसको लिखते हैं ऐड करने में। अभी यहाँ पर c ये कांस्टेंट है, इसको हम c डैश बोल देते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला, अगर कहीं पे लिखा होता है y = log x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता था log x का, ये होता था हमारा, है ना, 1/x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। यहाँ पर log x का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, यहाँ डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ इंटीग्रेशन होता है 1/x का। तो यहाँ पर 1/x अगर कहीं पे लिखा हुआ है और उसका हमें इंटीग्रेशन करना हो तो आंसर आएगा log ex, e जो है यहाँ पर e बेस पर log लिखा हुआ है, तो यहाँ पर log ex अगर लिखा हुआ है कहीं पे तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता था, और यहाँ क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, देखा आपने, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log ex, ठीक है। अगला फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला अगर हम देखें तो y = अगर कहीं पे लिखा हुआ है sin x, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता था, है ना, वो होता था cos x, तो sin x का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता था cos x। यहाँ अगर हम sin x का इंटीग्रेशन करते हैं तो sin x का इंटीग्रेशन जो होगा वो cos ही होगा, है ना, जैसे यहाँ sin का डिफरेंशिएशन cos होता था, यहाँ sin का इंटीग्रेशन भी cos होता है। डिफरेंस क्या है दोनों में, ये माइनस में होता है ना, तो जैसे ये आपका ओनली cos होता था, यहाँ माइनस cos होता है इंटीग्रेशन में, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट, अगर कहीं पे लिखा हुआ है y = cos x, और इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं cos x का तो ये होता है माइनस का sin x, ठीक है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। यहाँ अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं cos x का तो ये होता है cos x का इंटीग्रेशन sin ही होगा, है ना, लेकिन ये प्लस में होगा। यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन माइनस में होता है वो इंटीग्रेशन में प्लस होता है, और जो यहाँ प्लस में होता है वो इंटीग्रेशन में यहाँ पर माइनस में होता है। अगला जो है एक और फॉर्मूला अगर हम देखें डिफरेंशिएशन का, y = अगर कहीं पर 10x लिखा होता था तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते थे 10x का तो ये हमारे पास आता था sec² x। यहाँ पर जब हम करेंगे तो यहाँ पर 10 का नहीं करना है, 10 का इंटीग्रेशन नहीं होगा, यहाँ इंटीग्रेशन हमारे पास फार्मूला जो होता है वो sec² का होता है। तो जैसे यहाँ 10 का डिफरेंशिएशन sec² होता था, यहाँ sec² का इंटीग्रेशन sec² का अगर आप करेंगे तो ये आएगा आपके पास 10x, है ना। और ये जितने भी फॉर्मूले में लिख रहा हूँ यहाँ पर सबके साथ आप +c करेंगे, ये +c क्या होता है, कांस्टेंट होता है ये, है ना, ये सबके साथ हमको ऐड करना होता है। बहुत बार बहुत सारी बुक्स में इसको ऐड नहीं किया जाता है, डायरेक्ट लिख दिया जाता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि +c आता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम फॉर्मूला देखें 8th, y = अगर हमारे पास में कभी, है ना, sec x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x का, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास sec x, है ना, 10x, sec x 10x।
तो यहाँ पर जो y इक्वल्स टू अगर कहीं पे लिखा हुआ है sec x tan x, तो उसका इंटीग्रेशन होगा sec x tan x का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे कभी तो ये इंटीग्रेशन होगा sec x प्लस सी के बराबर। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ sec का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, यहाँ sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है। ठीक है, तो यहाँ तक के हमारे फॉर्मूले हुए, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना, पॉज करके, फिर हम आगे के फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे जो होता है हमारा, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 9th फॉर्मूला है ये हमारा, y इक्वल्स टू, जैसे हमने देखा था sec x होता है तो वैसे ही cosec का भी होता है। तो cosec x का जो डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास में cosec x, और जैसे sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, तो डिफरेंशिएशन sec x का निकालते हैं, तो अभी देखा था हमने, है ना, sec x tan x। तो ऐसे ही जब हम cosec का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो वो क्या होगा cosec x, और जैसे इसमें sec और tan होता था वैसे इसमें cosec और cot होता है, लेकिन माइनस में, ये याद रखना है हमको, ये माइनस में। अब इसमें इंटीग्रेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा किसका, cosec x cot x, इसका इंटीग्रेशन होगा, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, माइनस cosec स्क्वायर x के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर यहाँ पर y इक्वल्स टू अगर cot x लिखा हुआ है कहीं पे, तो उसका डिफरेंशिएशन हमने देखा था, है ना, डिफरेंशिएशन cot x का अगर हम देखें तो वो हमारे पास में होता है माइनस cosec स्क्वायर x, और यहाँ पर अगर आप cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन देखेंगे तो ये हमारे पास में होता है माइनस cot x। ठीक है, तो नेक्स्ट y इक्वल्स टू अगर हमारे पास में इस तरह से u प्लस वी होता था, जहाँ पर u जो है वो x का फंक्शन है और v जो है वो भी x का फंक्शन है। तो इस तरह से जब अगर प्लस में होता था तो डिफरेंशिएशन जब हम करते थे इसका, तो डिफरेंशिएशन हमारे पास में कैसे होता था, u प्लस वी इक्वल्स टू, हम u का डिफरेंशिएशन अलग करते थे प्लस v का डिफरेंशिएशन हमें अलग से करना होता था। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में भी यही होता है ना, अगर u प्लस वी इंटीग्रेशन में लिखे हुए हैं तो यहाँ पर हमें u का इंटीग्रेशन अलग करना है अगर सम के फॉर्म में लिखे हैं या एडिशन के फॉर्म में, और v का इंटीग्रेशन अलग करना है। ठीक है, तो ये हमारे सम वाले फॉर्मूले हैं। अगर सम की जगह यहाँ पे माइनस होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है ना, तो ये माइनस वाले फॉर्मूले हैं। डिफरेंशिएशन में एक फॉर्मूला और देखना है, एक कॉन्सेप्ट और सीखना है, और वो ये है कि सपोज ये हमारा 12th फॉर्मूला हो जाएगा, सपोज y इज़ अ फंक्शन ऑफ u, मतलब y जो है वो u पे डिपेंड कर रहा है, एंड u इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, किस तरह से हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो y जो है वो u पे डिपेंड कर रहा है और जो u है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो आप इसको कैसे dy बाई dx अगर आपको निकालने को बोला जाता है तो आप कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है कि ये जो u है ना, ये जो y है ये u पे डिपेंड कर रहा है, तो आप y का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि y जो है वो u पे डिपेंड कर रहा है, y u का फंक्शन है, मतलब u के चेंज होने से y की वैल्यू चेंज होगी, तो रेट ऑफ चेंज किसका निकलेगा, y का विथ रिस्पेक्ट टू u। लेकिन जो u है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो u का जो डिफरेंशिएशन है वो आप x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, और अगर आप इसको दोनों को डिवाइड कर दें, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर du से du कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई dx को आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया चेन रूल, जैसे एक चेन होती है, एक के साथ एक चेन बंधी होती है ना, वैसे ही यहाँ पर y u पे डिपेंड कर रहा है, और जो u है, ये जो u है वो आपका x पे डिपेंड कर रहा है, तो ये इस तरह से चेन बन रहा है। तो dy बाई du मतलब u के साथ y चेंज हो रहा है, और जो u है वो चेंज हो रहा है आपका x के साथ, है ना। तो इस तरह से, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा dy बाई dx के इक्वल। इसको हम एग्जांपल के साथ भी सीखेंगे अभी। तो जैसा हमने यहाँ पर देखा डिफरेंशिएशन, इसी टाइप से ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन में भी होता है ना, मिलता जुलता इसी टाइप का कॉन्सेप्ट है। तो हमें यहाँ पर सीखना है इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अगर इंटीग्रेशन में बेटा इस तरह से 1/x होता है, सपोज कर रहा हूँ मैं 1/x होता था, तो हम इसको क्या करते थे, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था log e(x) और प्लस में ये कॉन्स्टेंट आता था c, है ना। तो यहाँ पर 1/x का ये होता है, लेकिन अगर यहाँ ऐसा लिखा हो 1/ax प्लस b और यहाँ लिखा है dx, है ना, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास, जैसे 1/x का होता था log x,
है ना। ऐसे ही 1/ax प्लस बी, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा log ax प्लस बी, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ठीक है सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 1/x का log x होता था तो 1/ax प्लस बी का इतना होगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यहाँ ये कॉन्सेप्ट फिनिश नहीं हुआ है, अभी इसको आगे और भी सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे, आपको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ देखना है आपको कि जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है वो यहाँ लिखा होता है dx के साथ। जैसे x के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है d के साथ क्या लिखा हुआ है x, तो इससे समझ में आ रहा है कि हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। और जो चीज़ यहाँ लिखी है वही नंबर यहाँ लिखा हुआ है, x के रिस्पेक्ट में करना है और x से ही लिखा हुआ है, तो सेम नंबर है, तो आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, आगे कुछ सॉल्व नहीं करना। लेकिन इंटीग्रेशन में आपको एक बात समझनी है कि जो नंबर यहाँ लिखा है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और जो यहाँ लिखा है क्या ये सेम है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो x लिखा है और यहाँ क्या लिखा हुआ है ax प्लस बी, मतलब दोनों सेम क्वांटिटीज़ नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन तो कर देंगे, है ना, जैसे 1/x का करते थे वैसे ही आप 1/ax प्लस बी का कर देंगे। लेकिन ये जो नंबर है, क्योंकि ये नंबर जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था उससे अलग है, तो क्या करना होता है ऐसे केसेस में, ये जो नंबर लिखा है ना ax प्लस बी, अब आपको इसका एक बार और आगे सॉल्व करना है इसको, और आगे क्या करना है, अब इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, अब इसका करना है आपको डिफरेंशिएशन। तो ऐसे केसेस में आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है x प्लस बी का, और इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो वो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको आपको ये जो इंटीग्रेशन से आंसर आया है इसके डिवाइड में लिखना है ना। जो भी आप करेंगे उससे जो आंसर आएगा वो कहाँ लिखा जाएगा, डिवाइड में। इंटीग्रेशन में देखना क्या होता था, y का हमने डिफरेंशिएशन करा u के रिस्पेक्ट में, फिर हम u का डिफरेंशिएशन करते थे x के रिस्पेक्ट में, लेकिन वो कहाँ लिखते थे, हम मल्टीप्लाई में लिखते थे, है ना, मल्टीप्लाई में। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, यहाँ डिवाइड में आएगा। तो यहाँ क्या आएगा आंसर, x प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a का एक तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 और b का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि b एक कांस्टेंट है ना, उसके साथ x नहीं लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 होता है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा log e ax प्लस बी अपॉन a। तो ये बात समझ में आ रही है ना। इस तरह से हमारे पास चेन रूल इंटीग्रेशन में भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ हमने यहाँ पर बेसिक फार्मूलाज वगैरह देखे, यहाँ पर डिस्कस किए, जिसमें हमने इंटीग्रेशन देखा, इंटीग्रेशन को हमने डिफरेंशिएशन के साथ देखा, है ना। देखेंगे कि जो इंटीग्रेशन है ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। ये क्यों रिवर्स है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस। इसको हम देखेंगे कि रिवर्स प्रोसेस कैसे है, चलिए देखते हैं। सपोज y इक्वल्स टू, आपके पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का नाम है, उस फंक्शन की वैल्यू है आपके पास में 2x⁵ प्लस x स्क्वायर प्लस 5। आपके पास में ये मान लिया जाए कि ये आपके पास में एक फंक्शन है। अब आपने इसका डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास क्या होगा, dy/dx इज इक्वल्स टू, इसका जब आप करेंगे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हम देख चुके हैं, पावर आगे आ जाएगी 6x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर का करेंगे तो 2x, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारे पास 0 होता है। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन हमारा आया dy/dx इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 2x, है ना। अब रिवर्स प्रोसेस को कहते हैं हम इंटीग्रेशन को, क्योंकि अगर ये जो आंसर आया है हमारा, है ना, डिफरेंशिएशन के बाद, इस अगर आंसर को अगर हम यहाँ पर फिर से इसका अगर इंटीग्रेशन कर दें, ये जो आंसर आया है इसको हम लिख देते हैं fx, है ना। अब इस आंसर का fx का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो देखना क्या होगा, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें fx का इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, तो ये हो जाएगा, आप सॉल्व करेंगे इसको 6x स्क्वायर प्लस 2x और dx। इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन हमने सीखा है अभी प्लस वालों का, किस तरह से होता है कि जो भी प्लस वाले होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, इसका अलग इंटीग्रेशन प्लस इसका अलग इंटीग्रेशन। तो 6x स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो x स्क्वायर का करेंगे तो हम क्या करते हैं, पावर में 1 प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 + 1 मतलब 3 और अपन में 3। ठीक है, फिर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2। ठीक है, तो ये आंसर आएगा हमारा। अब इसमें हम यहाँ इस 3 से 6 को कैंसिल कर देंगे, तो ये कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर देखो क्या आएगा हमारा 2x³ प्लस x²। ठीक है, तो जो आंसर हमारा आ रहा है ना, इस फंक्शन का हमने जब डिफरेंशिएशन किया था तो ये आया था, और ये जो आंसर है, इस आंसर का अगर हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो वापस से देखो वही फंक्शन आ रहा है, वापस से यही वाला फंक्शन आ रहा है।
वाई। लेकिन सर इसमें तो कुछ चीज़ आपको अलग दिख रही है। अलग क्या है? अलग देखो बेटा, ये है कि ये तो आपका सेम टर्म है, ये भी सेम टर्म है, लेकिन जब डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर ये 5 नहीं आ रहा है। तो ये 5 क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि 5 कांस्टेंट था और डिफरेंशिएशन में वो कांस्टेंट क्या हो गया था? 0 होकर के हट गया था, इसलिए इंटीग्रेशन करते टाइम वो कांस्टेंट हमें नहीं मिल रहा है। तो मैंने आपको जो क्लास में बताया है अभी कि हम यहाँ पर c लिखते हैं, तो वो c इसीलिए लिखते हैं कि जो भी ऐसे कांस्टेंट्स हैं जो डिफरेंशिएशन करते टाइम 0 हो गए हैं वो इस कांस्टेंट में इंक्लूड हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। किसी भी फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं और उस डेरिवेटिव का अगर हम फिर से इंटीग्रेशन कर दें तो हमें फिर से फंक्शन मिल जाता है, इसीलिए हम इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, चलिए हमको देखना है टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के जो टाइप्स हैं वो दो हैं। पहला टाइप है डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एंड सेकंड टाइप हमारे पास में इंटीग्रेशन का है जिसे हम कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? जो कि लिमिट के साथ होता है, विथ लिमिट, उसे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। और जो विदाउट लिमिट होता है उसे हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। अब ये लिमिट क्या होती है? तो ये लिमिट्स के लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है टोटल करना, सम करना। अब टोटल हम कैसे करते हैं? सपोज आपको टोटल करना है एक्स स्क्वायर को, ठीक है, इस एक्स स्क्वायर की जितनी भी वैल्यू है आपको सबको टोटल करना है, ऐड करना है। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि इसको टोटल करना है तो टोटल करने के लिए आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन आपने किया इसका और आंसर आ गया आपके पास x³/3, है ना। फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें पावर वाला और हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया x³/3। साथ में कॉन्स्टेंट हम लिख देते हैं, है ना। अगर आप भूल भी जाते हैं तो इसका ज़्यादा कोई हमें इसको, है ना, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है इसकी, लेकिन हमें नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट आता है ना। इसके अलावा ये तो हो गया हमारा नॉर्मल आंसर, है ना, इसमें कहीं पर भी लिमिट नहीं थी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि x की सभी वैल्यूज़ आपको ऐड करनी है, इंटीग्रेशन करना है -1 से लेकर के तो +1 तक, मतलब कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? -1 से +1 तक। तो अगर आपको ये लिमिट दे दी जाए तो आप इस लिमिट को ऐसे लिखेंगे, x की वैल्यू -1 से +1 तक दे रखी है आपको और इंटीग्रेशन करना है आपको x स्क्वायर का, तो आंसर क्या आएगा हमारा? x³/3। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, अगर विदाउट लिमिट दिया जाता है मतलब ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, और अगर विथ लिमिट दिया जाता है तो ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है। लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये आंसर है, यहीं पर आंसर हम कंप्लीट करके छोड़ देंगे, और जो लिमिट वाला इंटीग्रेशन होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें हमको आगे इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो हमेशा बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट को लगाने के बाद यहाँ पे हम ये जो लिमिट्स हैं, इस नीचे जो लिमिट लिखी जाती है इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहा जाता है लोअर लिमिट, और ऊपर जो लिमिट लिखी जाती है इसको कहा जाता है अपर लिमिट। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी लोअर लिमिट होगी और जो अपर लिमिट होगी, इन लिमिट्स को हम क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे। तो इन लोअर लिमिट्स को यहाँ रखेंगे और जो अपर लिमिट है उसको यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करा। इस वाले इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है? इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट को इस तरह से लिखना है। अब ये लिमिट्स लिखने के बाद हमको क्या करना है, ये लिमिट किसकी है? x की, मतलब ये x की वैल्यू है। तो जहाँ पर भी इस आंसर में x दिख रहा है, आंसर में जहाँ भी x दिख रहा है उसकी जगह आप ये वाली वैल्यू रखेंगे x की जगह। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है लिमिट को। जहाँ x दिख रहा है उसकी जगह आप क्या लिखेंगे? अपर लिमिट। अपर लिमिट मतलब +1, तो x की जगह आप +1 लिख देंगे, है ना, और 1 का क्यूब हो जाएगा, अपॉन में ये 3, है ना। अगली बार आपको क्या करना है, जहाँ भी आपको x दिख रहा है उसकी जगह आप लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट मतलब कितना रखना है आपको? -1, तो आप यहाँ पे -1 रखेंगे, है ना। तो अगली बार x की जगह आप -1 रखेंगे और यहाँ पर x का क्यूब है और ये अपॉन में 3, और फिर करने के बाद यहाँ पे आप माइनस का साइन लगाएंगे। तो लिमिट को सॉल्व करने का तरीका क्या है? अपर लिमिट रखते हैं हम पहले फॉर्मूले में, फिर लोअर लिमिट रखते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का मतलब पहले अपर लिमिट रखनी है, फिर आंसर फाइंड आउट करना है, माइनस करना है लोअर लिमिट रख के जो आंसर आ रहा है उसको। तो ये आंसर आएगा हमारा फाइनल आंसर 1/3 माइनस 1 का क्यूब है यहाँ पर, तो आंसर आएगा हमारे पास में यहाँ पर -1 ही आएगा और अपॉन में 3। तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 माइनस माइनस प्लस 1/3, देन आंसर विल बी 2/3। तो ये जो 2/3 आ रहा है ये एक फिक्स आंसर आ रहा है, इसलिए इस तरह के जो लिमिट वाले इंटीग्रेशन होते हैं इन्हें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। लेकिन जो विदाउट लिमिट होते हैं उन्हें हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं, क्योंकि
इन डेफिनेशंस में आंसर एक वेरिएबल के फॉर्म में आता है। आंसर्स बहुत सारे हो सकते हैं, एक्स के अलग अलग वैल्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन थे। फिजिक्स में जो हमारे काम आने वाले जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं वो हमने सब कुछ देख लिया है यहाँ पर A to Z। अब आगे जो हमको जो बाकी के फॉर्मूले कुछ बचे हैं, एडवांस लेवल कुछ बचे हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन को हम जब करते हैं तो उसके दो मेथड हैं, है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो वो हम कवर करेंगे शॉर्ट्स वीडियो में। आपको अभी जो फिजिक्स के लेवल में हमें जितना कंप्लीट करना है वो हमारे इतने फॉर्मूले से हमारा फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। मैथ्स में हम थोड़ा सा एडवांस इंटीग्रेशन भी करते हैं, तो वो हम पार्ट्स में और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो हम शॉर्ट्स वीडियोज़ में कवर करेंगे। उसके लिए मैं शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा। तो इसी तरह के मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, अरविंद फिजिस्फीयर। यहाँ पर फिजिक्स होती है ईजी जब कॉन्सेप्ट होगा क्लियर। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि अब तक हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।